Hello everyone, welcome back to our channel. So today again we are going to solve the English language section of SSC CHSL Tier 1 exam that happened on 12th of October 2020 and it is of second shift. So without wasting much time, let's solve our first question. In the first question we have to find out the misspelled word. So going through the options, it is judiciary, virtual, ambassador. Okay, our answer is answer number 3, that is ambassador. And the wrong part here is that we have double S in the spelling of ambassador. So moving on to the next question, question number 2, we have to find the synonym of agile. Okay, agile means furtila, that is quick. So option number 1 visible, I don't think I need to explain this. ऑप्शन नंबर 2 गाइल, दैट मीन्स डिसीट, किसी को धोखा देना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. ऑप्शन नंबर 4 पे जाएं तो डोसाइल यानी कि सीधा साधा, ये भी एजाइल से मैच नहीं कर रहा है, तो द लेफ्ट वन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज निम्बल, और इसका मीनिंग भी क्विक ही होता है. सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, वी हैव टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द इडियम. एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स. अब दैट इज़ एन ओल्ड सिंग, ये काफ़ी पुरानी कहावत है और ये ईडियम भी नहीं है. अगर आप इसकी डायरेक्ट अगर इसको ट्रांसलेट करें, इसका मीनिंग समझें, तो आपको मिलेगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ व्हाट यू डू रिवील्स द रियल यू. सॉरी, तो हमारा आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. सो लेट्स मूव ऑन. तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4. अब हमें सिनोनिम बताना है फर्टिव का. फर्टिव का मीनिंग होता है सीक्रेट. ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 3 आंसर. और मैं आपको बाकी भी मीनिंग्स बता देता हूँ. एडहेसिव, एडहेसिव मतलब ग्लू, स्टिकी. पॉजिटिव, पॉजिटिव सकारात्मक. एंड एबॉर्टिव इज किसी चीज़ को मना करना, किसी काम को बीच में ही रोक देना. इन सब सेंस में एबॉर्टिव को यूज़ करते हैं. तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्लोज टेस्ट की ओर. द चॉइसेस वी मेक इन लाइफ डिटरमाइन हु वी आर. One's life is slash marked by exemplary choices. Okay, तो हम जो हमें फिल करना है, कहाँ गया हमारा ब्लैंक नंबर 1. ओके, ब्लैंक नंबर 1 में हमें कुछ जो भी फिल करना है वो पॉजिटिव होना चाहिए. अब आप देखें तो रेयरली और नेवर यहीं से कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव सेंस सॉरी नेगेटिव सेंस कन्वे कर रहे हैं. अब हम आते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 2 ऑफन, जो कि हमारा वैसे तो आंसर है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ. ऑफन एंड सेल्डम में डिफरेंस. सेल्डम का मीनिंग होगा कभी कभार, एंड हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें हाई फ्रीक्वेंसी में आंसर चाहिए, क्योंकि अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है. तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2. वैसे भी सेल्डम भी नेगेटिव सेंस में ही मोस्टली यूज़ किया जाता है, इसलिए ये भी आंसर नेगेटिव सेंस की वजह से नहीं भी होगा, वरना मीनिंग की वजह से भी हम देख सकते हैं कि ऑफन और सेल्डम में डिफरेंसेस आ रहे हैं. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. एकदम चॉइसेस, वन हैज मेड नंबर 2 स्लैश वंस जर्नी. अब जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि हमें ब्लैंक नंबर 2 फिल करना है. वन हैज़ मेड वैसे तो कॉमनली हम इन यूज़ कर सकते हैं, इन वंस जर्नी, लेकिन अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमें इन दिया ही नहीं है. अब हमें वही अपनी टेक्निक यूज़ करनी है कि हमें ऑप्शंस कैंसिल करके देखना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट बैठ रहा है. तो अगर आप इनटू देखें तो इनटू तो पहले ही रॉन्ग हो गया. इनटू वंस जर्नी मतलब कहीं अंदर जाके इनसाइड कोई ऐसी बात तो हो नहीं रही है. अब नेक्स्ट है अपॉन. अपॉन यहाँ पर प्लेस की भी कोई बात नहीं की जा रही है. अपॉन मोस्टली प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए अपॉन भी आपका आंसर नहीं है. टुवर्ड, डायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही है. तो हम ये 3 तो बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि ऑप्शन जो हमारे ये ऑप्शन है ये फिट बैठ ही नहीं रहे हैं. अब जो हमारा जो आंसर है वो है आंसर नंबर 3 अलोंग. और अलोंग वैसे फिट भी बैठता है, क्योंकि अलोंग द रोड, ये एक हिसाब से जो आपका अलोंग वंस जर्नी है वो इन द जर्नी का सेंस दे रहा है यहाँ पे. ठीक है, अब हम आते हैं. द मेगा आइकॉन रतन टाटा हैज़ डिस्क्राइब्ड हिज जर्नी फिलर बीइंग अ 7-year-old बॉय. अब अगर आप यहाँ देखें ना, जो हमारा है 3, यहाँ से हम जो बात हो रही यहाँ से देखें 2 तक, 2 बीइंग मूव्ड बाय द 2
यहाँ तक आते हैं, टू बीइंग मूव तक। अगर अब आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रही है कि 7-year-old बॉय से डैट डैट डैश एक पॉइंट है वहाँ तक। तो ड्यूरेशन में हम हमेशा फ्रॉम यूज़ करते हैं, फ्रॉम, इसलिए हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 फ्रॉम। बाकी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें टाइम सेव करना है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7-year-old बॉय हु प्लेड हिज डैश द स्ट्रगल टू बीइंग, अच्छा ऑप्शन नंबर 4 हमें, सॉरी हमें ब्लैंक नंबर 4 ही फिल करना है अपने क्वेश्चन नंबर 8 में। हु प्लेड हिज डैश द फ्रीडम स्ट्रगल, हु प्लेड हिज पार्ट। अब आपको इसके लिए प्रैक्टिस और कोलोकेशन की जरूरत है कि पार्ट इन होगा हमारा। अब इसको आप फ्रेजल वर्ब भी कह लीजिए या कुछ भी आप कह लीजिए। जब हमारा पार्ट है, पार्ट के बाद हमारा इन प्रपोजिशन यूज होगा इन द जर्नी, है ना। फ्रॉम, यहाँ पे कोई भी ड्यूरेशन की बात नहीं है। पार्ट फ्रॉम, पार्ट विद, ये भी नहीं यूज होगा। पार्ट ऑफ, अप्रोप्रिएट तो हमारा पार्ट इन ही है। इसके लिए हमें इतना उसमें कोई साइंस की जरूरत, जानने की जरूरत नहीं है कि इसकी क्या साइंस है क्या है। आप थोड़ा रीडिंग करिए, कॉम्प्रिहेंशन, आप क्लियरली बता पाएंगे कि जो हमारा आंसर है वो है पार्ट इन। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो हमको ब्लैंक नंबर 5 में फिल करना है। ओके, तो बाय द प्लाइट ऑफ अ फैमिली ऑन अ 2-wheeler विच बिकेम द जेनेसिस ऑफ द वर्ड्स मोस्ट डैश कार द नैनो। अब आप यहाँ पे ध्यान दें तो हमें यहाँ पर चाहिए, हमारे जो डैश नंबर 5 है या फेलर नंबर 5 है उसमें हमको चाहिए एडजेक्टिव। ठीक है, अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल देखते ही क्योंकि ये वर्ब है, इकोनोमाइज, इकोनॉमिस्ट, ये हमारा एडजेक्टिव है बट ये हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। आईएसटी वाले जो भी एडजेक्टिव्स होते हैं वो मोस्टली हम पर्सन के केस में यूज़ करते हैं। तो कार तो पर्सन है नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं आएगा। ओके, सो अब हमारे पास रह गए हैं इकोनॉमिकल एंड इकोनॉमिक। अब हम जो इकोनॉमिक है उस वर्ड को हम यूज़ करते हैं मोस्टली, हमारा जो भी इकोनॉमी है उससे रिलेटेड कोई भी फॉर्मल वर्ड है या हमें इकोनॉमी को रिफ़र करना है तो हम इकोनॉमिक वर्ड यूज़ करते हैं। इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी एज ए सब्जेक्ट। और जो हमारा इकोनॉमिकल है ऑप्शन नंबर 1, इसको हम यूज़ करते हैं एज ए ग्रेट डील। जहाँ पर एक अच्छी डील की बात हो रही है वहाँ पर मोस्टली इकोनॉमिकल ही यूज़ किया जाता है। तो जो हमारा आंसर होगा, यहाँ पर हमें डील के बारे में ही बताया जा रहा है, मोस्ट इकोनॉमिकल कार द नैनो, यानी कि सबसे किफ़ायती कार। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इकोनॉमिकल। So without wasting much time, let's move to next question, that is question number 10. So we have to find the meaning of the idiom a piece of cake. So अब इसके लिए तो क्या एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया समथिंग ईजी, अ वेरी ईजी टास्क, अ पीस ऑफ केक, सॉरी। So let's move to the next question, question number 11. We have to find the antonym of word reserve. Reserved means one who speaks less, कम बोलने वाला, या इंट्रोवर्ट भी कह सकते हो आप। तो अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। कॉवर्डली, कायर कह सकते हैं आप, कायर। फ्रेंडली, जो कि हमारा आंसर ही है खैर, फ्रेंडली। रेटिसेंट का मीनिंग भी हुआ कम बोलने वाला, जो कि तो हमारा रिजर्व्ड और रेटिसेंट ये सिनोनिम हो गए। फॉरगिविंग, क्षमा करने वाला। So now let's move to the question number 12. We have to, okay, so हमारा question number 12 है पैराजम्बल। ठीक है, so अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो हमने पहले भी यही बात करी थी कि पैराजम्बल्स में हमको स्ट्रेट जाना है सर्च करने के लिए कि जो हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है वो कौन सा है। अब अगर आप हमारा ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो है बिहाइंड द कैमल्स कैरिंग ड्रम्स एंड स्मॉल गन्स। हुज बिहाइंड, किसके बिहाइंड, हमें कुछ नहीं पता, तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी, द एम्परर इज एस्कॉर्टेड बाय 2 डेकोरेटेड एलिफेंट्स हु हेड द प्रोसेशन। अब देखने में तो आपको जो ऑप्शन नंबर बी है वो एज ए इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लगेगा। ठीक है, इसीलिए हमको सारे सेंटेंस पढ़ने चाहिए। अब अगर आप ऑप्शन नंबर सी पढ़ोगे तो भी ये तो एट द एंड, ये तो एंड में ही आएगा, एट द एंड से हम समझ गए। अब जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ वॉली ऑफ गन्स अनाउंसिंग एम्परर बहादुर शाहज एंट्री इनटू द मॉस्क्यू। अब यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो भी, जहाँ से भी ये वर्ड्स, ये सेंटेंस या ये पैरा, शॉर्ट पैरा जो भी उठाया गया है, इसमें हमें क्लियरली इसके पहले कुछ भी बात की जा रही हो, लेकिन पहले हमारी जो एम्परर बहादुर शाह की एंट्री है
वो मॉस्क्यू में होगी। उसके बाद हम बताएंगे कि एम्परर के आगे पीछे या उनके साथ में जो भी है, एम्परर के साथ में क्या है क्या नहीं है वो तो हम बाद में बताएंगे। पहले हम उनकी एंट्री बताएंगे। तो जो हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा वो यहाँ पर होगा डी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर 4 यहीं से कैंसिल आउट हो गए। अब हमें बस ये देखना है डी के बाद बी आना है या सी आना है। और आप इंट्रोडक्टरी ऐसे भी देख सकते हो क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है यहाँ पे। मोस्टली हमारे जो पैरा जंबल में आपको मिलेंगे उसमें फर्स्ट ऑफ और जैसे कि ये है ना एट द एंड, तो ये हमेशा एंड में ही आएगा। फर्स्ट ऑफ मतलब कि इंट्रोडक्टरी के लिए इंट्रोडक्टरी होगा, एट द एंड ये लास्ट में आएगा। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये काम करेगा। तो जो आपका अब आप देखें तो डी के बाद सी हमारा हो नहीं सकता, बी, डी के बाद आएगा बी, ए सी देन। ठीक है, तो हमें आगे देखना ही नहीं है कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, सी हम समझ गए एंड में आएगा। तो जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। okay, we have to find the grammatical error. Freedom of expression meaning the right to express one's own convictions and beliefs. अब अगर हम इसमें देखें तो हमारा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बाद जो हमने वर्ब यूज़ किया है वो आईएनजी फॉर्म में है और यहाँ पर कुछ हमें दिया ही नहीं है हेल्पिंग वर्ब। मीनिंग है, मीनिंग के पहले हेल्पिंग वर्ब तो होना चाहिए ना, इज मीनिंग। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर 2। अब इसको आप मीन्स कर लीजिए तो ये सही हो जाएगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स द राइट टू एक्सप्रेस वंस ओन कॉन्विक्शंस एंड बिलीव्स। सबसे पहले आप वर्ब पे देखिए, वर्ब पे फोकस कीजिए जब भी आपको ग्रामेटिकल एरर फाइंड करनी है क्वेश्चंस में। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14। we have to do the improvement or no improvement. Okay, the rising prices of essential food items have placed an weighty burden on the poor. अब आप इसको देखो तो बर्डन हमारा नाउन है जो कि बर्डन अनकाउंटेबल है। अब ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि 1 kg बर्डन, 2 kg बर्डन, 3 kg बर्डन। अब अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये आप वेटली कैसे यूज कर सकते हैं काउंटेबल एडजेक्टिव? वो तो यूज ही नहीं कर सकते ना, तो नो इम्प्रूवमेंट तो हमारा होगा नहीं। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2 ट्रिवियल। अब वेटली की जगह हमको यूज करना है बट सेंस चेंज नहीं करना है। अगर आप ट्रिवियल यूज करेंगे, ट्रिवियल मतलब तुच्छ, और दूसरे फॉर्म में देखें तो लाइटेस्ट, लाइट और ट्रिवियल यहाँ पर सेम काम करेगा जो कि कम यानी कि हल्के की जो आपको ये सेंस देंगे वो हल्के का सेंस देंगे यानी कि लाइट। ये दोनों ही यहाँ पे रॉन्ग होंगे। जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज एनॉर्मस। अब मैं आपको एक ट्रिक और यहाँ पे बताता हूँ। इस क्वेश्चन पे हमें इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, हमें सीधा देखना था कि यहाँ पर दिया हुआ है एन। अब एन दिया है और वेटली के नीचे अंडरलाइन है, तो अब इंप्रूवमेंट में हमें बाकी सेंटेंस तो हम चेंज नहीं करते हैं ना, सिर्फ जो हमें अंडरलाइन पार्ट दिया होता है हम उसी में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर एन दिया है तो वेटली तो आएगा ही नहीं, क्योंकि एन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने आगे वोवल, अपने साथ में वोवल वर्ड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स लेता है। ठीक है, तो अब ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन में कोई भी वर्ड वोवल से स्टार्ट ही नहीं है सिवाय एनॉर्मस के, तो सीधा सीधा हमारा आंसर एनॉर्मस हो गया। हमने और कुछ देखा ही नहीं। देखिए फ्रेंड्स, आप इंग्लिश में, रीजनिंग में और जीएस में जब टाइम सेव करेंगे तभी आप मैथ्स को अपना एक्स्ट्रा टाइम दे पाएंगे, या आजकल रीजनिंग भी थोड़ा टफ आने लगा है तो रीजनिंग या मैथ्स दोनों को एक्स्ट्रा टाइम दे पाएंगे। तो आपको अप्रोच अपनी ऐसी रखनी है कि इंग्लिश भी कम टाइम में आप कैसे कर पा रहे हो। यही जो कंपटीशन में गैप है यही क्रिएट करेगा, ये छोटी छोटी चीज़ें। वरना सॉल्व तो मोस्टली लोग करेंगे बट आप कम टाइम में कैसे सॉल्व करोगे, हमारा फोकस आपको ये अप्रोच दिखाने के ऊपर है। सॉल्यूशन के ऊपर इतना हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस है आपको अप्रोच देने के ऊपर कि कैसे आप एग्जाम में बैठ के सॉल्व करोगे इसको, ताकि आप कम से कम टाइम में पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर सकें। कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाकी पार्ट्स के लिए बचा सकें जो कि आपके टाइम टेकिंग होने वाले हैं। ओके, सो अब हम यहाँ भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें हमको एंटोनिम बताना है एनिग्मा का। एनिग्मा का मीनिंग होता है फ्रेंड्स पजल। ओके, पजल। राइटिंग आप देख लीजिएगा, राइटिंग में मेरी कैलीग्राफी इतनी अच्छी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो हाँ, एनिग्मा का मीनिंग हो गया पजल। अब जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है मेक बिलीव, विश्वास दिलाना, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। मिस्ट्री, रहस्यमयी, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब जो हमारे ये दो ऑप्शन है कैरेट
एंड क्लैरिटी। अब एंटोनिम तो देखिए, एनिग्मा का पजल का हो गया क्लैरिटी, और कैरेट का मतलब भी वैसे पजल ही होता है। ये दोनों सिनोनिम होते हैं, एनिग्मा और कैरेट। तो जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2, क्लैरिटी। ओके, so now moving on to the question number 16. We have to substitute one word here. Having no moral principles, mischievous, unscrupulous. मैंने जब एसएससी अपना स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो मैंने फर्स्ट वन वर्ड यही पढ़ा था, दैट इज, इसका आंसर है अनस्क्रपलस, अनैतिकवादी, अनअवेयर, नॉट नोइंग अबाउट, ethical, just opposite, and mischievous we use in the sense of notorious, कुख्यात, or you can say शरारती. But unscrupulous is something else, having no moral principles, like dishonest आप बोल सकते हो. ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2. So move on to the next question, that is question number 17. We have to again find the misspelled word. Option number 1, resettlement, एम्बेरसमेंट, अनाउंसमेंट एंड एंटरगार्मेंट. वो तो हमारा फ्रेंड्स है, आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एम्बेरसमेंट. इसकी सही स्पेलिंग होगी EMBARR और A, फिर SSMENT. मैंने इतना अच्छा कैसे लिख लिया, वाओ, मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ. वैसे मेरे से होता नहीं है, पता नहीं. सो फिलहाल इधर उधर नहीं जाते हैं, हम अपने टॉपिक पे रहते हैं. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू, ओके, फिलर है हमारा, दोज अर्निंग्स लेस देन ₹1000 आर डैश फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स. तो अब हम इसमें देखें तो एडजस्टेड हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब हमें इसमें इस क्वेश्चन में आपको और कुछ भी नहीं आप कर सकते हो, आपको सेंस के बेस पे काम करना है. एडजस्टेड नहीं होगा. एडजस्टेड मतलब कि आपका रेक्टिफाई करना, या एडजस्ट मतलब चेंज. यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा चेंज कहना, चेंज करना. कलेक्टेड मतलब जमा होना. अब यहाँ पे कलेक्टेड नहीं फिट बैठ रहा है ना. एक्सेप्टेड स्वीकारना, ये भी नहीं होगा. तो जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2, एग्जेम्प्टेड, यानी कि छूट मिलना. जो 10,000 से, जिनकी इनकम 10,000 से कम है, उनको छूट मिल रही है इनकम टैक्स से. दैट मेक्स सेंस, राइट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. ओके, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव. द दिल्ली पुलिस हैज शॉट एन एजुकेशनल वीडियो ऑन ट्रैफिक रूल्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स. अब हमें अपना टाइम बचाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा वर्ब है, हैज शॉट, प्रेजेंट परफेक्ट. तो अब हमको चाहिए, ओके, हैज शॉट है हमारा, हमको चाहिए हैज़ बीन प्लस शॉट. हैज़ बीन वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो. और अगर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें तो हमको चाहिए हैज़ बीन प्लस शॉट. क्या हमें मिल रहा है? हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज बीइंग, टेंस ही चेंज हो गया, गलत. हैड बीन, ये भी नहीं होगा. ऑप्शन नंबर 3 में हमको मिल रहा है हैज़ बीन एंड शॉट. तो जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर 3. वैसे तो आप हैज़ बीन या हैव बीन में भी देखना पड़ता है एक बार, बट हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि बाकी कहीं भी सब जगह हमारी अलग ही अलग फॉर्म्स दी हुई हैं. हैज़ बीन या हैव बीन भी नहीं हमको चेक करना है. तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3. लेट्स मूव. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. okay, so we have to again find the correct order, पैरा जंबल. इन ऑर्डर टू बाय दैट बाइसिकल, हमें नहीं पता कौन से बाइसिकल की बात हो रही है, ये नहीं है हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस. ऑप्शन नंबर बी, ही नीड्स अ बाइसिकल, हु नीड्स अ बाइसिकल. ओके, हो सकता है, ये भी देखते हैं. बाइसिकल टू विन द बाइसिकल रेस विच वुड हेल्प पे ऑफ हिज फादर्स डेप्ट. मोस्टली यहाँ किसी को रेफर किया जा रहा है जो कि हमें नहीं पता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा इंट्रोडक्टरी नहीं है. आगे देखते हैं. ऑप्शन नंबर सी, द फिल्म डॉच इज अबाउट अ यंग ईरानियन विलेज बॉय. अब हमें मिला ना जिसको यहाँ पे रेफर किया जा रहा है, ईरानियन बॉय को यहाँ पर ईरानियन विलेज बॉय को यहाँ पर रेफर किया जा रहा है, और किसी फिल्म के बारे में भी बात हो रही है. तो यही सी जो है वो हमारा हो गया इंट्रोडक्टरी सेंटेंस. बस हमारा 70% काम तो हो गया. तो जो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 हो गया और ऑप्शन नंबर 2, हाँ, दोनों ही गलत है. तो अब हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 या 4 देखना है, वो भी ये देखना है कि सी के बाद बी आना है या ए आना है. तो सी के बाद बी, ही नीड्स अ बाइसिकल टू विन बाइसिकल रेस विच वुड हेल्प पे ऑफ हिज फादर्स डेप्ट.
इन ऑर्डर टू बाय दैट बाइसिकल। ओके, वैसे तो इस ईरानियन विलेज बॉय को यहाँ से रेफर किया जा रहा है बी में, तो बी आना चाहिए। एक और कंफर्मेशन है हमारे पास कि ही नीड्स अ बाइसिकल, ठीक है। और इसी बाइसिकल को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए में रेफर किया जा रहा है, सॉरी, इन ऑर्डर टू बाय दैट बाइसिकल। तो जो हमारा ऑप्शन होगा, जो हमारा सी के बाद जो सेंटेंस आएगा वो होगा बी, फिर बी के बाद ए आएगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ये मैंने फर्दर कंफर्मेशन के लिए बता दिया, वरना हमें बस इतना चेक करना है कि सी के बाद बी आया, हमने ऑप्शन नंबर 3 टिक किया एंड वी जस्ट मूव्ड ऑन। हमें ज़्यादा देखना नहीं है, हमें किसी को, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको चीज़ें सिंपल रखनी है, बस टिक लगाकर और तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है। हम भी बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 21। इंडिया हैज़ लॉस्ट अ वेटेरन एक्टर विद द डिसीज ऑफ श्रीराम लागू। ओके, तो अब जो हमारा अंडरलाइन पार्ट है वो है डिसीज्ड। तो अब मोस्ट ऑफ द जो हमारे फ्रेंड्स होंगे वो ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो डिसीज्ड है वो डेथ के लिए यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे डिसीज़ का सेंस भी बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो जो हमारा आंसर है वो होगा नो इम्प्रूवमेंट। बट अगर आप एक चीज़ ध्यान देखो तो ये हो गया नाउन ऑफ एडजेक्टिव, और जो हमारा फॉर्मेशन होता है वो होता है नाउन ऑफ नाउन। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो हमारा आंसर नो इम्प्रूवमेंट तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो गया गलत। अब ब्रीवमेंट पे आते हैं, नाउन हो सकता है ये, लेकिन जो ब्रीवमेंट का मीनिंग होता है वो होता है इन अ स्टेट ऑफ सॉरो। किसी की डेथ के बाद जब हम दुख में होते हैं उस स्टेट को बोलते हैं ब्रीवमेंट, ना कि डेथ को, ठीक है। इन अ स्टेट ऑफ सॉरो, ठीक है, जब किसी की डेथ हो और उस स्टेट में आप जब दुखी हो तब उस स्टेट के लिए हम ब्रीवमेंट को यूज़ करते हैं, ना कि डेथ के लिए। तो ब्रीवमेंट भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब एक्सपायर्ड एंड डिमाइज, दोनों आपको लग रहा होगा कि एक्सपायर हो सकता है, बट एक्सपायर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि एक्सपायर्ड हमारा एडजेक्टिव अगेन हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा डिमाइज, और डेथ के लिए यूज़ होगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आप एक चीज़ इस वीडियो से भी लेकर जाना चाहें स्पेशल, वो ये कि किसी की भी डेथ में एक्सपायर्ड जनरली हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। जब मोस्टली हम अपनी बोलचाल की लैंग्वेज में, भाषा में एक्सपायर्ड यूज़ कर देते हैं डेथ को रेफर करने के लिए, बट डेथ इज़ अ वेरी, ये अगर आप इंग्लिश के नज़र पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफ़ी हार्श वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है। जो एक्सपायरी होती है वो फॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ की जाती है कि मेडिसिन हैज़ एक्सपायर्ड, ये सब हैज़ एक्सपायर्ड। किसी भी पर्सन के लिए आपको नहीं यूज़ करना चाहिए एक्सपायर। आप डिवाइस बोलिए, डेथ भी चलेगा, ठीक है। हम जो मोस्टली करते हैं वो उल्टा करते हैं, हम एक्सपायर ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ज्ञान को ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो अब है ये नरेशन। सिताब आस्क्ड हिज मदर हैज़ इट बीन स्नोइंग ऑल नाइट। ओके, हमारा रिपोर्टेड वर्ब जो है वो है पास्ट में। तो अब हम यहाँ से सीधा कैंसिल आउट करते हैं हमारे ऑप्शंस। इज स्नोइंग प्रेजेंट, गलत। हैज़ स्नोड प्रेजेंट, गलत। हैज़ स्नोड प्रेजेंट, गलत, ठीक है। और एक सिंपल सी चीज़ कि जो हैज़ है वो हैड में चेंज होगा, विदाउट गोइंग ऑन मच रूल्स। जो हैज़ है वो हैड में चेंज होगा, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। Let's move on to the next question. Question number 23. My hotel in Goa had a wonderful view of the sea in the window. अब गोवा पे नहीं रुकते हैं, आगे आते हैं। सी ऑफ द सी इन द विंडो। तो जो सी है, ठीक है, वो विंडो के अंदर तो है नहीं, और वैसे भी इन द विंडो कुछ ऑकवर्ड नहीं लग रहा आपको? आप पढ़ेंगे तो इन द विंडो अपने आप में एक ऑकवर्ड है, और सेंस भी हमारा नहीं बैठ रहा है इनका यहाँ पे बिल्कुल भी। तो जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर 2, इन द विंडो। क्वेश्चन नंबर 24।
ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, ओके। सो ये हमारा हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, एम्बीडेक्स्ट्रस। हमारा आंसर हो गया एम्बीडेक्स्ट्रस। अगेन ये भी उन्हीं में से है जो मैंने अपने बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट 10 या 20 वर्ड्स पढ़े थे, उसी में से आपका एम्बीडेक्स्ट्रस भी है। ये बहुत ही कॉमन है, तो आई होप सबको पता ही होगा एम्बीडेक्स्ट्रस इसका मीनिंग होगा। सिलेक्ट द मोस्ट, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस, द टीचर डैश द स्टूडेंट फॉर चीटिंग। अब आते हैं हमारे ऑप्शंस पे, पहले कैंसिल करते हैं। चलिए, जो हमारा प्रेज्ड है, आपको लगता है ये होगा? मैं सेंस के लिए हमेशा बात करता हूँ। प्रेज्ड, क्या आप सब ने पढ़ाई, अगर आप सब CHSL दे रहे हो या CGL भी अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, तो आपको लग रहा है, आपको ऐसा तो हुआ नहीं होगा ना स्कूल में या कहीं भी कि टीचर ने प्रेज किया हो कि वाह क्या काम किया है यार तुमने चीटिंग करके, ऐसा तो नहीं होता है। तो सेंस के बेस पे प्रेज गलत। अब हम आते हैं इन्वोक्ड। इन्वोक भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इन्वोक का जो मीनिंग होगा वो होगा एनफोर्स, पुट इनटू इफेक्ट, किसी चीज़ को लागू करना। तो हमें यहाँ पे कहीं चाहिए ही नहीं, यानी कि पुट इनटू, वही कहाँ गया, ये राइट, पुट इनटू एक्शन या लागू करना। अब रिफ्यूज्ड, ये वैसे पूरा क्वेश्चन तो सेंस पे ही खेलने का था। अब रिफ्यूज़ पे आते हैं। रिफ्यूज़ क्या है? ऐसा तो हुआ नहीं होगा ना कि मैंने टीचर से परमिशन मांगी होगी कि मैम या सर, क्या मैं अपनी फ्रेंड की कॉपी में से थोड़ा सा देख लूँ, मार लूँ, बस, ज़्यादा नहीं, 1-2 पेज, ऐसा तो नहीं होगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, रिब्यूक्ड। रिब्यूक्ड यहाँ पर पनिश्ड, इसका एक सेंस डांटना भी होता है, यहाँ पर पनिश्ड के सेंस में आएगा ये रिब्यूक्ड। ओके फ्रेंड्स, हमारा आज का सॉल्यूशन वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर या और भी फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आई विल लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।